प्रिय साथियों, आज मैं कोल माइंस रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओसीपी के बारे में आप लोगों से शेयर करूंगा। साथ ही कोल माइंस रेगुलेशन 106 है, 107 रिक्लामेशन, दोनों का चर्चा एक साथ मैं करूंगा। ये देखिए कोल माइंस रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओसीपी। मैकेनाइज्ड ओसीपी का सिनेरियो कोल माइनिंग में बहुत बड़ा है। अभी सभी जगह ओसीपी आउटसोर्सिंग किए जा रहे हैं, चाहे डिपार्टमेंटल किए जा रहे हैं। 90% 80% जो वर्किंग है बल्क प्रोडक्शन के लिए ओसीपी किया जा रहा है। ओसीपी का ट्रेंड्स बढ़ते जा रहा है। ओसीपी का जो वर्किंग मेथड ऑफ वर्किंग है वो या उसके जो पार्टिकुलर हैं, जैसे बेंच हुए, स्लोप हुए, या उसकी जो गहराई हुई, पीठ हुई, तो ये सारी समस्याएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और उस संबंधी जो रेगुलेशन है पहले सर्कुलर में था और वो अभी कोल माइंस रेगुलेशन 106 में, ये लेजिस्लेशन में, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन में कॉम्पैक्ट रूप से दिया हुआ है। मैं सरल भाषा में आप लोगों के साथ इसका इंटरेक्ट करता हूं और कुछ जैसे पहला रेगुलेशन है प्रिकॉशन बिलो, मतलब नीचे वाले सारे प्रिकॉशन हम लेंगे। कोल माइंस रेगुलेशन 106 मैकेनाइज्ड ओसीपी के बारे में कर रहा हूं। मैकेनाइज्ड ओसीपी भी वाइटल है, इस रेगुलेशन को बढ़िया समझना। इसका दूसरा सब रेगुलेशन है ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल इंश्योर। आश्वस्त होंगे, ऑनर एजेंट और मैनेजर को हम मैनेजमेंट एम से सूचित करते हैं। तो एम मैनेजमेंट शैल इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा? मेथड ऑफ वर्क। ओसीपी में मेथड ऑफ वर्क को इंश्योर करना। पीट स्लोप, जो ओसीपी का गड्ढा खतेंगे तो उस जो पीठ होगा उसका स्लोपिंग कैसा, पीट स्लोप। डंप स्लोप, जो ओबी हम डंप करेंगे उसका स्लोप। और मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी, स्लोप स्टेबिलिटी को मॉनिटरिंग करना। ये सारी चीजों को, ये चार चीजों को मैनेजमेंट सेल इंश्योर करेगा। कैसे करेगा? प्लान करेगा, डिजाइन करेगा और साइंटिफिक स्टडी करेगा। ये चारों मैटर पर मैनेजमेंट प्लानिंग करेगा कि हम मेथड ऑफ वर्क कौन लागू करें। अब मेथड ऑफ वर्क देखिए ओसीपी में बहुत सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन से बेंच बनाएंगे। आपको ड्रैग लाइन भी लग सकता है उसके सूटेबिलिटी के अनुसार, या उसके ग्रेडियंट के अनुसार सब लेवल ओसीपी भी हो सकता है, या ईट पिट क्रशर सिस्टम से कर सकते हैं। इस तरह से बकेट व्हील एक्सकेवेटर कर सकते हैं, कंटिन्यूअस माइनर कर सकते हैं। ये ओसीपी का मेथड ऑफ वर्क क्या है? अभी मान हाई वॉल माइनिंग है, वो भी कर सकते हैं। तो इस टाइप का मेथड ऑफ वर्क करने से उसका सारा जो डिजाइन है चेंजिंग होगा और उसी के हिसाब से हम प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे और साइंटिफिक स्टडी कराएंगे कि हमारा ये मेथड ऑफ वर्क एक्यूरेटली वहां पर वर्क करे। क्लियर? अभी देखिए प्लान, डिजाइन और साइंटिफिक स्टडी, ये साधारण ऑब्जर्वेशन की बात नहीं है। ह्यूमन जो बीइंग्स है उसका जो अपना आईक्यू है, आई एस्टिमेशन है, सर्वे से जो है वो, उसके अलावा अभी कंप्यूटराइज, कंप्यूटर एडेड प्लानिंग होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होगा, कंप्यूटर एडेड साइंटिफिक स्टडीज होगा। तो इसमें हमारा एकदम दुरुस्त एक्यूरेसी रहेगा। अब आइए पीट स्लोप। पीट स्लोप का मतलब है कि जो ओसीपी हम गड्ढा खोद रहे हैं तो ओसीपी का जो फॉर्म नीचे हम कोयला सीम तक जाएंगे तो उस स्थिति में डिफरेंट बेंच वाइज हम करते हैं, और बेंच वाइज जब करेंगे तो स्लोप होगा बेंच का, ताकि उसकी स्टेबिलिटी हो। तो बेंच का स्लोप को पीट स्लोप, स्लोप का मतलब हुआ बेंच स्लोप, और बेंच के स्लोप स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। बेंच का फॉर्मेशन हम करेंगे, कैसे करेंगे? कोई बड़ा फॉल्ट है, कोई डाइक है तो उसके
पैरेलल में करेंगे तो फेलुअर हो सकता है, तो बेंच फेलुअर होने से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसकी डिजाइनिंग हम बढ़िया से करेंगे बेंच से। अच्छा, बेंच का स्लोप रखेंगे यानी एंगल रखेंगे, वो चीजें कंप्यूटर से करेंगे, कितना हाइट तक रखें। अब आ जाइए, ये बेंच फॉर्मेशन में हम ये देखेंगे कि किस टाइप का मिनरल जो है, कोयला है, वो किस तरह से है। ऐसा तो नहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग तो नहीं है, उसमें पॉट होल तो नहीं है। ये बहुत सारा फैक्टर है जो बेंच स्लोपिंग को यानी पीट स्लोप को मेंटेन करता है। इसीलिए ये दूसरा सब रेगुलेशन है, गागर में सागर है। मेथड ऑफ वर्क का प्लानिंग, डिजाइनिंग, साइंटिफिक स्टडी, पीट स्लोप का प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड साइंटिफिक स्टडी, डंप स्लोप। और डंप जो ओबी हम डंप करते हैं तो ओबी आर्टिफिशियल मैन मेड पहाड़ बन जाता है, और ओबी जब हम डंप करेंगे तो वो डंप किया हुआ जो स्लोप फेल्यूर होता है तो इर्द गिर्द के जो कल्टिवेटेड लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको खराब करेगा। रिवर है तो रिवर में जाएगा, तो उसके स्लोप स्टेबिलिटी के बारे में भी हमको सोचना है। अगल बगल हम 2 मीटर का ट्रेंच बना देते हैं ताकि उसका ओबी जो है बाहर में नहीं जाए। तो ये जब प्लानिंग करना हो कैसे हम इसका डंप का स्लोप करें, ट्रास मेथड से हम कितना का ट्रास रखेंगे, ट्रास वाइज उसको हम ओबी को ये करते हैं। देखिए, ओबी आप डंप जो करते हैं और अननेचुरल टोपोग्राफी को खराब कर रहा है, तो ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ये इन्वायरमेंट पर भी असर कर रहा है। अच्छा, वो ये इससे विषाक्त जो मटेरियल जो निकलेगा बारिश में और उससे जो सेडिमेंट होकर के निकलेगा, तो इसका क्या है कि टेक्निकली रूप से हम उसको स्टेक करने का तरीका रखते हैं अपना स्लोप, और ट्रास मेथड से उसको करते हैं, उसका एंगल कितना रखते हैं, ये सब टेक्निकल पार्टिकुलर है। प्लस उसको बायोलॉजिकल मेथड से उसको वेजिटेशन भी करके स्लोप को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सारी चीजें डंप स्लोप में है, तब जाकर के हमारा। तो डंप स्लोप को हम प्लान, डिजाइन और साइंटिफिक स्टडी कंप्यूटर एडेड जरूरी है। अब आइए मॉनिटरिंग ऑफ दिस स्लोप स्टेबिलिटी। अब एक बार आप स्लोप को हम बना लिए, चाहे बेंच का हो, चाहे जिसको बोलेंगे पिट स्लोप हो, चाहे डंप स्लोप हो, जो भी बन गया स्लोप, वो स्लोप को मॉनिटर हम करेंगे कि उस स्लोप में कहीं कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, वो फेल तो नहीं कर सकता है, वो ढक तो नहीं सकता है, मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता है जैसे राजमहल में हुआ। ऐसे बहुत सारे स्लोप फेलियर हुए हैं, बेंच फेलियर हुए हैं और मेजर एक्सीडेंट हुए हैं ओसीपी में। तो ये हमारा मेथड ऑफ वर्किंग, पीट स्लोप और डंप स्लोप और मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी का मॉनिटरिंग, ये मेजर दूसरा सब रेवोल्यूशन मेजर है। और एक टॉपिक जो है समझिए, एक माने बड़ा क्वेश्चन ऑफ चैप्टर है जिसको समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम इस दूसरा सब रेवोल्यूशन को बोलते हैं गागर में सागर भरा हुआ है। ये प्लानिंग करना, डिजाइनिंग करना, साइंटिफिक स्टडी करना, ये कंप्यूटर में प्लानिंग का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें डालिए बेंच फॉर्मेशन का कंप्यूटर एडेड मॉडल होता है, स्लोप में आपको ओबी स्लोप का कंप्यूटर एडेड मॉडल होता है, इस सब का विभिन्न फैक्टर होते हुए सब फैक्टर डालना पड़ता है, तब जाकर के जैसे कि डंप स्लोप में क्या बोलते हैं वो एंगल ऑफ रिपोज वगैरह सारा चीजें डालना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये मोटे तौर पर समझिए, मेथड ऑफ वर्क, पीट स्लोप, डंप स्लोप और मॉनिटरिंग ऑफ स्लोप स्टेबिलिटी, ये प्लानिंग, डिजाइनिंग और साइंटिफिक स्टडी मैनेजमेंट करेगा। इसका मतलब सारी चीज को क्रिस्टल क्लियर जानना हो। क्लियर? अब आइए कॉपी ऑफ स्टडी रिपोर्ट, इस सब का कॉपी जो होगा स्टडी रिपोर्ट का शैल बी कीप्ट एट ऑफिस, ऑफिस में हमेशा रखा रहेगा। ये प्लानिंग का, डिजाइनिंग का, साइंटिफिक, ताकि समझ में आए कि जो ऑफिस में रखा हुआ तो क्या स्थिति है और उस स्थिति को हम फ्लोर पर इंश्योर करें। मैनेजमेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी विद इन 1 ईयर। ये रेगुलेशन आने के 1 साल के अंदर सारे ओसीपी को इस तरह का स्टडी करना होगा, पहले ये नहीं था रेगुलेशन। तो इसीलिए ये सारी चीजों को समझना होगा। अभी मेथड ऑफ वर्क में जब
आप आइएगा तो ये एक एक क्वेश्चन है। पिट स्लोप स्टेबिलिटी एक अलग क्वेश्चन है, इसमें 15-16 को फैक्टर है। डम स्लोपिंग इसमें भी फैक्टर है। कंप्यूटर एडेड इसका फॉर्मूला है, ये सब डिजाइन करते हैं तब जाकर के हम ओसीपी में करेंगे तो सेफ ओसीपी होगा। क्लियर? ये दूसरा सब रेजोल्यूशन। तीसरा सब रेजोल्यूशन कहता क्या है? मैनेजमेंट शैल इंश्योर रिकमेंडेशन इन द रिपोर्ट ऑफ साइंटिफिक स्टडी एंड कंप्लाइड विथ। अब कहने का मतलब है कि ये जो साइंटिफिक स्टडी होगा और इसमें जो रिकमेंडेशन होगा, मैनेजमेंट उस रिकमेंडेशन को कंप्लाई करेगा, वो माइंड में पूरा उसको लागू करेगा, उसको एक्सक्लूड कराएगा, जितना जो उसको संपादित करेगा कि ऐसे इस तरह से करना है, बेंच इस तरह से बनना है, स्लोप इस तरह से बनना है, वो भी डंप इस तरह से बनना है। तो ये तीसरा सब रेगुलेशन इसी चीज का एक्सटेंसिव है। ये रिपोर्ट है साइंटिफिक स्टडी और इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट पार्ट है। चौथा है हाइट ऑफ ओबी। यदि सॉइल है तो हाइट ऑफ ओबी नॉट मोर देन 3 मीटर्स। सॉइल में 3 मीटर से ऊंचा हम ओबी नहीं रख सका, हाइट नहीं कर सकते। और विड्थ जो है नॉट लेस देन हाइट ऑफ द बेंच है। हाइट ऑफ द बेंच के जो हाइट है, हाइट ऑफ द बेंच है 3 मीटर से अधिक नहीं होगा और विड्थ भी 3 मीटर से कम नहीं होगा, जितना होगा। ये 5वां सब रेगुलेशन जो है द हाइट ऑफ कोल एंड ओबी के बारे में बताता है। बेंच का हाइट कोल और ओबी में क्या चीज है? नॉट मोर देन डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर का मतलब सोवेल का जो बूम हाइट है, एक्सकेवेटर का जो मैक्सिमम हाइट है, तो ये बूम हाइट इससे ज्यादा नहीं होगा। यदि हम बेंच का हाइट बूम हाइट से ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा? अब मान लीजिए ये सोवेल है, अब मान लीजिए ये सोवेल है और इस बेंच का हाइट जो है, ये हाइट यहां है, हाइट ये बेंच है और इसका जो है ये बूम का जो है ये हाइट जो है इतना ही है, हाइट जो है इतना है, ये कम है। तो इससे हम बेंच हाइट जब भी बनाएंगे ऊंचा नहीं बनाएंगे, ऊंचा बनाएंगे तो ये जब कट करेगा तो ओवरहैंग होगा। तो इसी चीज को कहना है कि हाइट ऑफ कोल और ओबी में जो भी बेंच का हाइट होगा वो एक्सकेवेटर जो इस्तेमाल करेंगे उसके बूम हाइट से ज्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन डिगिंग हाइट ऑफ एक्सकेवेटर। सोवेल। अब आइए विड्थ। अब ये देखिए ये जो विड्थ है, ये बेंच जो है विड्थ, अब मान लीजिए ये विड्थ हुआ, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोवेल इसी में चल रहा है और इसी चौड़ाई पर डंपर खड़ा है और इसी चौड़ाई पर डंपर भी प्लाई कर रहा है बेंच पर। तो बेंच में जब डंपर प्लाई कर रहा है तो इसका विड्थ जो है पर्टिकुलर क्या है? विड्थ ऑफ वाइडर मशीन प्लस 2 मीटर। पहला ऑप्शन है कि नॉट लेस देन होना चाहिए, किसका? ए, विड्थ ऑफ द वाइडर मशीन ऑफ प्लस 2 मीटर, लंबा मशीन की चौड़ाई प्लस 2 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। दूसरा, डंपर का विड्थ गुने उसका क्या, डंपर की चौड़ाई जितना है और उससे 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा, हाइट ऑफ द बेंच, और बेंच के हाइट से कम नहीं होना चाहिए। विच एवर द मोर, जो इसमें अधिक होगा उतना चौड़ा रखना पड़ेगा, तभी जाकर के बेंच को आपको, जैसे ये यहां से और यहां तक, तो इस डंपर, जैसे एक डंपर यहां ऐसे है तो इस डंपर से 3 गुना होना चाहिए। 3 डंपर खड़ा हो जाए, 3 डंपर खड़ा हो जाए यहां,
3 गुना से कम नहीं होना चाहिए, या इस बेंच के हाइट जो है इस बेंच के हाइट से कम नहीं होना चाहिए, या कोई चौड़ा मशीन है उस चौड़ा मशीन, जैसे चौड़ा मशीन इतना है तो इतना प्लस 2 मीटर, इससे कम नहीं होगा। तीनों में से जो चौड़ा होगा वो ऑप्शन हम इसमें रखेंगे। ये पहले सर्कुलर में था, ये रेवोल्यूशन में आ गया। अब छठा जो चीजें हैं इसमें इसका हाइट या विड्थ से संबंधित जो चीजें हैं, विशेषाधिकार है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस का, वो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ये हुआ कोल माइंस रेगुलेशंस 106 मैकेनाइज्ड ओसीपी। अब आइए एक छोटा सा रेगुलेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, CMR 107 रिक्लामेशन। रिक्लामेशन का क्या है कि यदि आप माइन को खद दिए, नीचे गड्ढा ऐसे कर दिए, ऐसे गड्ढा कर दिए, कोयला निकाल दिए, तो आप इसको भरते जाना, इसको भरते जाना होगा। और ये ग्राउंड लेवल देती है, ये ग्राउंड लेवल है, तो इसको भर करके ग्राउंड लेवल से हम इसको रिक्लामेशन करते हैं, इसको भर करके रेडी करना। तो ये क्या है, मशीन ऑफ ओसीपी शैल बी सुटेबली रिक्लेम्ड बाय बैक फिलिंग। ये बैक फिलिंग करना होगा। अब मान लीजिए इधर से ओबी जो हट रहा है हट करके फिर यहां पर गिरेगा और ये भर दे, बैक फिलिंग करेगा। और बाय अदर मींस, अदर इसमें देखिए बैक फिलिंग, साइड कास्टिंग ऐसा टर्म्स आता है। साइड कास्टिंग है, सॉइल डंपर नहीं है तो ज्यादातर साइड कास्टिंग करके डिकोल्ड एरिया में हम लोग भर देते हैं, तो वो भी बैक फिलिंग कहलाया। तो बैक फिलिंग पर नोट बहुत आता है। हम लोगों का इंडियन माइनिंग जो पहले था कोयला निकालना प्राइम उद्देश्य, लेकिन अभी कंप्लीट माइनिंग आपको कोयला भी निकालिए, सरफेस का टोपोग्राफी को भी ठीक रखिए, इन्वायरमेंट का भी ठीक रखिए, वहां वेजिटेशन भी करिए। आपको प्लांट यदि ओसीपी कटता है तो प्लांट भी उसका तिगुना या दुगना लगाना पड़ेगा, उस स्पीसीज वाइज प्लांट आपको तिगुना चौगुना लगाना पड़ेगा। ये आपको इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान में, इन्वायरमेंट क्लियरेंस में, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो जो कंडीशन होगा वो पूरा करना पड़ेगा। ये देखिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, इन्वायरमेंट असेसमेंट, इन्वायरमेंट क्लियरेंस और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारी चीजें जो है अभी ओसीपी के पर्टिकुलर है। कोई मिनरल निकालना, कोयला निकालना एक अलग आधा माइनिंग हुआ, पूरा माइनिंग तब हुआ जब जिस तरह से आप अर्थ को या सरफेस के टोपोग्राफी छोड़े थे उस तरह से उसका टोपोग्राफी कीजिए, वहाँ का इकोलॉजी उसी तरह से होना चाहिए, वहाँ का इन्वायरमेंट भी उसी तरह से बनाइए, पहले से बेटर बनाइए। तो ये हुआ कंप्लीट माइनिंग। और माइनिंग इंजीनियर को इस साइड में आना पड़ेगा। पहले जैसे इन्वायरमेंट एक्ट था वो था, पढ़ाया जाता था, थोड़ा मात्रा में था, इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं था। लेकिन अभी इसी नहीं है, आप कोयला नहीं निकाल सकते। इन्वायरमेंट क्लियरेंस करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट देना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। और अभी भी आज के डेट के, आज के सिनेरियो में भी माइनिंग मैन को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। इन्वायरमेंट का जो नोडल ऑफिसर है एरिया में बैठा हुआ है, पहले एक समय था ही नहीं, कहीं नहीं था, हेडक्वार्टर में था या इस तरह का कंसेप्ट था, अभी एरिया में बैठा हुआ है, कुछ दिन में यूनिट में आएगा। तो सही मामले में ये उसी का एक पार्ट है, रिक्लामेशन इन्वायरमेंट का पार्ट है, उसको रिफिलिंग करना, रिक्रिएशन करना, प्लांटेशन करना, ये सारी चीज। तो बैक फिलिंग जो सबसे बड़ी टोपोग्राफी को आप खराब कर रहे हैं। ओबी को लोड करके आर्टिफिशियल पहाड़ बना दिए, वहाँ का टोपोग्राफी खराब कर दिए, वहाँ का सोसाइटी का जो ब्यूटी सीनरी था वो खत्म हो गया। तो इसलिए बैक फिलिंग करके आप उस ग्राउंड को रीस्टोर करिएगा तो अच्छा है। तो बैक फिलिंग का रिक्लामेशन एक मेथड ऐसा है टेक्निकल, यहाँ पर एक ही लाइन रेगुलेशन में लिखता है, बट ये विशाल चैप्टर है। आप जब ओसीपी करिएगा तो जितना जो फर्टिलाइज सॉइल है सबको इकट्ठा करके अलग रखिए, इसके बाद सब सॉइल को अलग रखिए
और फिर उसको बैक फिलिंग जब आप ओबी से कर लीजिएगा तो सॉयल, सब सॉयल और सॉयल को फिर उसके ऊपर ब्लैंकेटिंग करेंगे ताकि उसकी फर्टिलिटी बढ़े, वहां पर प्लांटेशन करेंगे, वहां पर गार्डनिंग करेंगे, वहां पर बर्ड सेंचुरीज करेंगे। इस टाइप का हमको रिक्लामेशन करना पड़ेगा। तो रिक्लामेशन 2-3 तरह के होते हैं। एक तो फिल कर देना ही रिक्लामेशन नहीं है, उसकी इकोलॉजी रिस्टोर करना रिक्लामेशन है। तो ये रेगुलेशन में तो सिर्फ इतना ही बताया है, लेकिन और भी बहुत लंबा चीजें हैं। लेकिन मेन मकसद ये है कि ये रेगुलेशन में अब डाल दिया गया। पहले बैक फिलिंग वगैरह रेगुलेशन में नहीं डाला गया था, तो लोग निकालते थे, गड्ढा छोड़ देते थे, वो भी डम पूरा एकदम पहाड़ जैसा बना हुआ रहता था। टोपोग्राफी का सीनरी पूरा एकदम खराब हो जा रहा था, अर्थ का सोसाइटी का सीनरी खराब हो जा रहा था। तो उससे अगल बगल के रहने वाले हैबिटेट्स हैं उस पर बहुत बुरा असर पड़ता था, उसके इकोलॉजी, वहाँ जीव जंतु सब पर बुरा असर पड़ता था। तो इसीलिए ये रेगुलेशन 2 ही लाइन का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिक्लेमेशन जरूरी है, रिक्लेमेशन कंप्लीट कीजिएगा तभी आपका माइनिंग कंप्लीट होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये रेगुलेशन छोटा है बट बहुत ही गंभीर है। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, इसमें बहुत सारे पर्टिकुलर हैं जिसको समझना पड़ेगा। ये बहुत लोगों को रोजी रोटी दिए हुए ओसीपी, और ओसीपी से बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। ये माइनिंग टेक्नोलॉजी से सुदृढ़ होगा, ये सब इन्हांस होना चाहिए। मेथड ऑफ वर्क, पिट स्लॉप, डंप स्लॉप, ये मॉनिटरिंग ऑफ दी स्लॉप स्टेबिलिटीज, प्लानिंग, डिजाइनिंग, साइंटिफिक स्टडी खाली लिख देने से नहीं होगा। ये लिखा हुआ है बट इसका टेक्निकल प्रोसीड्यूर बहुत लंबा है। जो रेगुलेशन इस पर नहीं कर रहा है, ये बाद में आपका मेथड ऑफ वर्क में या मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, ऑनर, एजेंट और मैनेजर, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोगों को समझना होगा, ये माइनिंग ऑपरेटर को समझना होगा कि ये क्या चीज है, तभी सही माने में ओसीपी होगा। आप लोगों से बहुत ज़्यादा सजेशन आ रहा है कि ओसीपी के वर्किंग के बारे में बताइए, तो ये इस रेगुलेशन का विशालता समझना होगा। इस रेगुलेशन का जो मेन एब्स्ट्रैक्ट है, जो भाव है, उसको आप समझिए, और इसके बाद फिर हम उसका ओसीपी का एक जनरल लेआउट बताएंगे, सॉइल डंपर कम्बिनेशन का, और कैसे हम करते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं समझता हूँ कि आज का ये रेगुलेशन आपसे जो शेयर किया अच्छा लगा होगा। कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, बहुत सरल और समझने जो आपके लिए ये प्रस्तुति था। धन्यवाद।